वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल थ्री क्लासेस। दोस्तों आज हम सब जो है एससीईआरटी बुक का जो है 10th क्लास का जो बुक है एससीईआरटी का, जिसका नाम है आप लोगों को पता होना चाहिए, दरक्षा हिस्सा 2। तो उसी के अंदर जितने भी आपका मारूजी सवालात है, क्या मारूजी सवालात है वो सवालात, और दूसरा आपका मुख्तसरीन सवालात जो है ना, मुख्तसरीन सवालात है, ये दोनों को मैंने दो भाग में इसको बांट दिया है। यानी कि ये मारूजी सवालात और मुख्तसरीन सवालात एससीईआरटी बुक का जो आपका बिहार के अंदर जो चलता है 10वीं क्लास में, दरक्षा 2 हिस्सा 2, उस बुक्स का मैंने इसको दो पार्ट में बांट दिया। दो पार्ट में बांट दिया। टोटल इसके अंदर जो चैप्टर आता है 31 गो, मतलब कि शायर और अदीब का नाम इसमें दिया हुआ है। तो उस शायर और अदीब से टोटल जाके अगर देखा जाए तो 31 गो टॉपिक बनता है। उस 31 टॉपिक को मैंने क्या किया है कि दो भाग में बांट दिया है। पहले टॉपिक के अंदर 15, दूसरे टॉपिक के पहले टॉपिक के अंदर 16, दूसरे टॉपिक के अंदर 15। जितने भी इस टाइप के सवालात है, मैं इसको मतलब कि दो पार्ट में बढ़ के हम लोग को क्या करना है, इसको पढ़ना है। ठीक है, तो इसी के ऊपर आज हम लोग बात करेंगे कि जितने भी आपका एससीईआरटी बुक के अंदर जो मारूजी सवालात है और मुख्तसरीन सवालात जो है आपका, वो सारे को हम लोगों को दो क्लास में कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, तो ये जो पार्ट 1 है आप लोगों का, ठीक है, तो और पार्ट 2 इसके बाद आप लोगों को मिलेगा। तो आज पार्ट 2 में हम लोग 16 टॉपिक को क्लियर करने वाले हैं, इसलिए आप लोग इत्मीनान बना के रखें। और इसका पीडीएफ का टेंशन आपको नहीं लेना है, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा इस पीडीएफ को, और आप लोग वहां डाउनलोड करके वहां से पीडीएफ को भी अपने में आप उसका प्रिंट भी करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे बात ये आता है कि अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप उसे सब्सक्राइब कर ले, दोस्तों में शेयर कर दे, लाइक कमेंट्स करना ना भूले। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये एससीईआरटी का इसी बेस पे आप लोगों को 9th का भी मिलेगा, 12 का भी मिलेगा, 11th का मिलेगा, 6 से लेके आपका समझ लीजिए 6 से लेके 12 तक का इसी बेस पे पहले स्टार्टिंग में मिलेगा। फिर उसके बाद हम लोग बहस करेंगे किस तरीका से आपका टॉपिक वाइज लेके आएंगे, मतलब कि जितने भी शायर अदीब का नाम है, एक तो मतलब कि समझ लिए हालात जिंदगी के ऊपर हम लोग टॉपिक करेंगे। ठीक है, अच्छा अब तक जितने भी मतलब इक्तबास का जो क्वेश्चन जितने भी पूछा गया अब तक, वो सारे कंटेंट को लेके आएंगे। ठीक है, टीआरई 1 से लेकर टीआरई 3 तक जितना भी इक्तबास पूछा गया, उसमें कौन कौन सा इक्तबास पूछा गया, उसको हम लोग लेके आएंगे और एक बार उसको अभी हम लोग पढ़ेंगे। और अपने आप को ये मजबूती बना के रखना है, प्रैक्टिस के लिए नहीं करना, टेंशन नहीं लेना। प्रैक्टिस के लिए मैं क्वेश्चन वहां पे डाल दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे। आपको यहाँ पे जो मैं पढ़ा रहा हूँ आप उसे पढ़िए। बाकी रहा कि एक्स्ट्रा के तौर पे प्रैक्टिस करना है, तो प्रैक्टिस के लिए आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे प्रैक्टिस आपको दे दिया जाएगा। पहले हम लोग कंटेंट को एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं, एक जगह पहले पढ़ लेते हैं। उसके बाद मैं भी अपने से मतलब कि आप लोगों का प्रैक्टिस भी करवाऊंगा, साथ में आप लोगों का बुक से भी आपका रहेगा सवाल। उसके बाद जाके कवायद का जो सवाल रहता है वो भी रहेगा। जो चीज उसमें बताया जाता है सारा का सारा हम लोग कोशिश करेंगे प्रैक्टिस के जरिए भी क्लियर करने का। लेकिन पहले हम लोगों को क्या करना है, टॉपिक वाइज एक तरीका से करके क्लियर करके निकलना है। तो आज जो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, क्लास 10th का, है ना, जो आपका मारूजी सवालात होते हैं और दूसरा मुख्तसरीन सवालात जो होते हैं, उसको हम लोग क्लियर करेंगे। आज टोटल 16 टॉपिक को क्लियर करना है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि पहला टॉपिक आप लोग क्या है। ठीक है, चलिए देखिए पहला टॉपिक जैसे कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। पहला टॉपिक क्या है, पहला टॉपिक क्या है आप लोगों को जैसा कि स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा। ठीक है, ये पहला टॉपिक है। इस टॉपिक का नाम क्या है ना, खुदा हमदे खुदाए अजोजल। क्या नाम है, हमदे खुदाए अजोजल। ये हमदे खुदाए अजोजल है। ये सबसे पहली बात याद रखना कि ये हमद है आपका। दूसरी बात यह है कि ये जो हमदे खुदाए अजोजल जो लिखे हैं, इसके मुसन्निफ जो अगर देखा जाए या इसका शायर जो देखा जाए, तो ये शबनम कमाली है। क्या है, शबनम कमाली। पहला पॉइंट ये कि हमदो खुदाए अजोजल किसने लिखा है, तो शबनम कमाली ने लिखा है। ठीक है, हमदो अजोजल हमद खुदा हमद खुदाए अजुजल क्या है, तो आपको बताना है कि हमद है। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे ये सवाल के अंदर आपका क्या था, इस टॉपिक के अंदर क्या था, मुख्तसरीन सवालात था।
ठीक है, तो मुख्तसरीन सवालात के ऊपर हम लोग बहस कर रहे हैं। तो ये यहाँ पे अगर आपका मौजूदी सवालात रहेगा उसको भी हम क्लियर करेंगे, अगर जहाँ पे आपका दोनों चीज दिया हुआ तो दोनों को हम लोग क्लियर करेंगे। ठीक है, तो मुख्तसरीन सवालात के अंदर पहला सवाल अगर देखा जाए तो शबनम कवाली कब पैदा हुए थे? तो शबनम कवाली जो पैदा हुए थे वो 22 जुलाई 1938 को हुए थे। शबनम कवाली कब पैदा हुए थे? 22 जुलाई 1938 को। शबनम कवाली कब पैदा हुए थे? 22 जुलाई 1938 को पैदा हुए थे। दूसरा सवाल यह है कि शबनम कवाली कहाँ पैदा हुए थे? ठीक है, सवाल दूसरा सवाल अगर देखा जाए तो शबनम कवाली कहाँ पैदा हुए थे? तो शबनम कवाली जो पैदा हुए थे पोखरिया जिला सीतामढ़ी में हुए थे। पोखरिया जिला सीतामढ़ी, पोखरिया जिला सीतामढ़ी। सवाल पूछा जा सकता है पोखरिया जिला सीतामढ़ी में कौन पैदा हुए थे? अगर शबनम कवाली ऑप्शन में है तो इसका मतलब आपका जवाब ये हो जाएगा। 22 जुलाई 1938 को कौन पैदा हुए थे? तो शबनम कवाली पैदा हुए थे, है ना। हाँ, ये शबनम कबाली ने क्या लिखा था? तो हमद लिखा था। आपका जो टॉपिक से रिलेटेड दिया हुआ चाहे हमदे खुदाए अज़ोजल किसने लिखा, तो आपको बताना है कि शबनम कबाली ने लिखा है। आगे हम देखते हैं तीसरा सवाल जो आपका दिया हुआ है मुख्तसरीन सवालात जो आपका दिया हुआ है, जिसमें शबनम कमाली का इंतकाल कब हुआ था? तो शबनम कमाली का जो इंतकाल हुआ था 19 अगस्त 2006 को हुआ था। कब हुआ था? 19 अगस्त 2006 को। शबनम कमाली का इंतकाल 19 अगस्त 2006 को हुआ था। चौथा सवाल अगर देखें तो कायनात की तख्लीक किसने की थी? तो कायनात की तख्लीक जो की थी वो अल्लाह ने की थी। अल्लाह तबारक व तआला ने, यानी अल्लाह ताला ने किए थे। तो किसने किया था? अल्लाह ताला ने किया था। क्या किया था? ये कायनात को, यानी कि एक तरीका से ये जो आपका जो दुनिया जो बनाया गया था वो किसने बनाया था? अल्लाह ताला ने बनाया था। आगे है कि इंसान की मुश्किलों को कौन हल करता? तो अल्लाह ताला हल करता है। अगला क्वेश्चन ये है 5वां नंबर की, शबनम कमाली का असल नाम क्या था? तो शबनम कमाली का असल नाम है मुस्तफा रजा। शबनम कमाली का असल नाम क्या है? मुस्तफा रजा। शबनम कमाली का असल नाम क्या है? मुस्तफा रजा। शबनम कमाली का असल नाम मुस्तफा रजा। ये था आपका मुख्तसरी सवाल जो आपका टॉपिक नंबर 1 था, जिसका नाम था हमदे खुदाए अज़ोज़ल। ये इसके लेखक मतलब कि मुसन्निफ कौन थे? तो शबनम कमाली थे। ठीक है, शबनम कमाली कहाँ पैदा हुए? तो पोखरिया जिला सीतामढ़ी में पैदा हुए थे। कब पैदा हुए थे? तो 22 जुलाई 1938 को पैदा हुए थे, है ना। तो ये इंतकाल कब हुआ था? तो ये सारा चीज आपका यानी कि 19 अगस्त 2006 को हुए थे, है ना। तो ये उसका असल नाम क्या था? मुस्तफा रजा था। तो ये आपका मुख्तसरीन सवालात के अंदर था। मैंने आपको पहला टॉपिक बता दिया। अब हम लोग दूसरे टॉपिक के अंदर चल दिए। तो दूसरे टॉपिक का नाम है भाभी जान। तो भाभी जान क्या एक अफसाना है? भाभी जान क्या एक अफसाना है? सबसे पहला ये सवाल बनता है कि भाभी जान क्या है? तो भाभी जान एक अफसाना है। ठीक है, इसके मुसन्निफ की अगर बात करें तो सहील अजीम आबादी है ना। क्या है? सहील अजीम आबादी, सहील अजीम आबादी। तो भाभी जान जो आपका जो अफसाना किसने लिखा था? तो सहील अजीम आबादी ने लिखा था। अफसाना मतलब भाभी जान क्या है? तो एक अफसाना है। यहाँ हो गया जाके। अब मुख्तसरीन सवालात के अंदर में देखें यहाँ पे, तो पहला सवाल ये कह रहा है कि सहील अजीम आबादी कहाँ पैदा हुए थे? तो सहील अजीम आबादी जो पैदा हुए थे वो पटना के अंदर पैदा हुए थे। कहाँ पैदा हुए थे? पटना के अंदर पैदा हुए थे। सहील अजीम आबादी कहाँ पैदा हुए थे? पटना के अंदर पैदा हुए थे। सहील अजीम आबादी के बचपन का नाम क्या था? सहील अजीम आबादी के बचपन का नाम सैयद मुजीबुर रहमान था। क्या नाम था? सैयद मुजीबुर रहमान, है ना। सैयद मुजीबुर रहमान। शबनम सहील अजीम आबादी के बचपन का नाम क्या था? सैयद मुजीब उर रहमान। ठीक है, सहील अजीम आबादी कहाँ पैदा हुए थे? तो पटना में पैदा हुए थे। अगला सवाल देखें, यहाँ पे 3 नंबर के सवाल में पूछा जा रहा है कि सहील अजीम आबादी के अफसानोई के पहले मजमूए का क्या नाम था और वह किस साल शाया हुआ था? तो क्या नाम था अफसाना? सहील अजीम आबादी के पहले अफसानी मजमूए का नाम क्या था? तो चार चेहरे। क्या नाम था? चार चेहरे। क्या नाम था? चार चेहरे, जो 1977 में शाया हुए थे। जो 1977 में शाया हुए थे। तो सहील अजीम आबादी के पहले अफसानी मजमूए का नाम क्या था? चार चेहरा। और ये चार चेहरा कब मतलब शाया हुए थे? तो 1977 में शाया हुए थे, 1977 में। ठीक है, सहील अजीम आबादी के अफसानवी के पहले मजमुआ कब शाया हुए थे? तो 1977 में शाया हुए थे और उसका नाम क्या था? तो चार चेहरे नाम था। आगे हम लोग बात यहाँ पे कर लेते हैं चौथा सवाल के बारे में। तो सहील अजीम आबादी की इब्तदाई तालीम यानी शुरुआती तालीम जो था किस मदरसे में हुई थी? किस मदरसे के अंदर हुई थी? तो जवाब यह है कि ननिहाल में एक मौलवी की सरपरस्ती में हुई थी। यानी ननिहाल के ही एक मदरसे के अंदर जो है उसकी जो एक वहीं से ननिहाल के अंदर में ही एक मदरसा था और वहीं के मौलवी की सरपरस्ती के अंदर जो है सहील अजीम आबादी की इब्तदाई तालीम हुई थी। तो ये 4 गो सवाल इसके अंदर मुख्तसरीन सवालात के अंदर आपका सहील अजीम आबादी यानी भाभी जान जो अफसाना है उससे रिलेटेड यहाँ पे था, जो मैंने बात कर लिया। हूबहू आपका जो एससीईआरटी बुक है क्लास 10th का, उसमें जिस तरीका से आपका दिया गया, मैंने यहाँ पे टॉपिक बना दिया था आपका मुख्तसरीन सवालात
नंबर एक। दूसरा था मारूजी सवालात, तो जिसमें जहाँ पे जो चीज पूछा जा रहा है उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। आप लोग सिर्फ इत्मीनान से धैर्य रख के जिस तरीका से टॉपिक में यहाँ पे कंटेंट को अपना टॉपिक बना बना के बता रहा हूँ, आप उसी तरीका से टॉपिक बना बना के आप अपना रिवाइजिंग का टाइमिंग सेटअप कर लीजिए, है ना। ये इस तरीका से करना कि पहले हमको ये एक दिन अगर लगाना है तो एक दिन में इसको क्लियर करना है, चाहे 1 घंटा बैठ के इसको देखना है। तो ये इस तरीका से, ये जो अभी मैं सेटअप करके दिखा रहा हूँ आप लोगों को, इस तरीका से आप अपना रूटीन भी सेटअप करके इस तरीका से आप पढ़िए। ऐसा नहीं कि हाँ मतलब कि ये है कि मतलब कि नया टॉपिक को बार 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 नहीं, एक टॉपिक को आप बना लीजिए, फिक्स कर लिए कि हाँ इस टॉपिक को ऐसे पढ़ना है। हमको क्या करना है कि हाँ चले कि क्लास 10वीं का उठा लिए माजूरी सवालात या मुख्तसरीन सवालात देख लिए, और चलो आज क्या करते हैं कुछ जो हालात जिंदगी देख लेते हैं, इस तरीका से कर लेते हैं। चलो आज क्या करते हैं ये इस तरीका से कर लेते हैं, आज 10वीं का देख लिए तो कल 9वीं का देख लेते हैं। इस तरीका से आपको वहां पे कर लेना है, ठीक है। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये आपका सभी से 6 लेके 12 तक का मिलेगा। ये पहला मैंने 10वीं क्लास वाले का आपका यहाँ पे कॉन्टेक्ट दे दिया। आप 10वीं वाले मतलब कि जरूरी नहीं है कि आपका मतलब कि 6 to 8 का तैयारी कर रहे हैं तो उसमें 10वीं का नहीं पूछा जा सकता, 10वीं का पूछा जा सकता है ना। वैसे आप टीचर बनने के लिए जा रहे हैं तो वहां पे क्या रहता है कि कोई इसका लिमिट नहीं है ना। आपका वहां पे से लेवल के अकॉर्डिंग आपका दे देगा वहां पे से, ठीक है। इकतबास के अंदर भी पूछ देता है सवाल को। चलिए आगे हम लोग तीसरा टॉपिक देख लेते हैं। जल्दी जल्दी करना है क्योंकि 16 टॉपिक को हम लोगों को इस क्लास के अंदर में क्लियर करना है। देखिए उसके बाद है फरार। फरार एक अफसाना है और ये जो इसके जो लेखक मतलब कि मुसन्निफ है, शायर जो है सैयद मोहम्मद मोहसिन है, सैयद मोहम्मद मोहसिन है। तो फरार किसका लिखा हुआ, तो सैयद मोहम्मद मोहसिन का लिखा हुआ। अब फरार जो क्या एक अफसाना है, फरार क्या एक अफसाना है। मुख्तसरीन सवालात का पहला बात करें तो है ना, सवाल ये है कि यहाँ पे अक्सर नहीं बल्कि डॉक्टर, क्या डॉक्टर, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश किस शहर में हुई थी, किस शहर के अंदर पूछा गया। तो डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन जो थे वो पटना शहर में पैदा हुए थे। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस शहर में पैदा हुए थे, पटना शहर में पैदा हुए थे, ठीक है। दूसरा सवाल यहाँ पे है कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की तारीख पैदाइश बताना है, यानी कि आपको डेट के साथ बताना है, दिन के साथ बताना है। तो 10 जुलाई 1910 को पैदा हुए थे। तो डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की तारीख पैदाइश की है क्या है, 10 जुलाई 1910 को। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की तारीख पैदाइश क्या है, 10 जुलाई 1910 को, 10 जुलाई 1910 को है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग तीसरा नंबर का सवाल देख लेते हैं। तो तीसरा नंबर में सवाल में यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जेठ निसाब अफसानों में डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का कौन सा अफसाना, तो अफसाना है ना। तो कौन सा अफसाना अगर है यहाँ पे बात किया जा रहा है, तो अभी हमने पढ़ा था फरार, है ना। फरार जवाब में आपके यहाँ पे है। तो डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का जो आपका जो अफसाना में दिया हुआ है ना, तो वो क्या नाम है, फरार नाम है। ये क्या एक अफसाना है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं अफसाना जो है ना, अफसाना निगार कौन है यहाँ इसमें से, तो डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन, है ना। चौथा सवाल देखते हैं कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के वालिद का नाम क्या था, यानी वालिद का नाम यानी कि अब्बू का नाम यानी आपके पिताजी का नाम क्या था, तो सैयद मोहम्मद रशीद, क्या नाम था। तो डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के वालिद साहब का नाम जो था सैयद मोहम्मद रशीद था, सैयद मोहम्मद रशीद, सैयद मोहम्मद रशीद। आगे है कि पांचवा सवाल है डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस मौजू पर महारत रखते थे, तो किस मौजू पर महारत रखते थे, तो नफ्सियात पर। नफ्सियात पे सवाल बन सकता है आपसे, नफ्सियात पे कौन से मतलब कि शायर जो है जो मतलब कि महारत रखते हैं, तो आपको बताना क्या, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन अगर ऑप्शन में है तो, ठीक है। चलिए तो ये था आपका तीसरा टॉपिक क्लियर हो गया। चौथा टॉपिक का अगर देखें यहाँ पे मुख्तसरीन सवालात के बारे में जो बोला गया है, तो चौथा सवाल यहाँ पे कि अफसाना कटी हुई साख। तो पहला सवाल आपका यहीं से बन सकता है कि कटी हुई साख क्या है, नाविल है, अफसाना है, नज्म है, कसीदा क्या है। तो आपको वही बताना कि सबसे पहला की पॉइंट क्या है कि ये अफसाना है। तो कटी हुई साख क्या एक अफसाना है, और इसके मतलब मुसन्निफ जो है वो डॉक्टर कमर जहां है। क्या है, डॉक्टर डॉक्टर कमर जहां, क्या है, कमर जहां। तो कटी हुई साख के अफसाना मुसन्निफ कौन है, कमर जहां है, और कटी हुई साख क्या एक अफसाना है। चलिए मुख्तसरीन सवाल तो देख लेते हैं। अब यहाँ पे पहला सवाल ये है कि कमर जहां की पैदाइश कब हुई, तो कब पैदा हुए थे, तो 1951 से 52 में, है ना। 1951-52 दिया जाता है, चाहे अगर आपका देखिए वहां पे से 1951-52 दोनों ये रहेगा। अगर एक तो है तो आपको 51 में मार सकते हैं, या 52 सिर्फ है तो यही लगा सकते हैं, या दोनों है तो फिर आपको क्या लगाना पड़ेगा, एक से ज्यादा वाले ऑप्शन में लगा देना है, ठीक है। आगे चलिए, कमर जहां के वालिद का नाम क्या था, तो कमर जहां के वालिद का नाम था सैयद अताउल हक। कमर जहां के वालिद का क्या नाम था, सैयद अताउल हक। कमर जहां के वालिद का नाम क्या था, सैयद अताउल हक, ठीक है। उसके बाद देखिए, चलिए तीसरा सवाल हम लोग यहाँ पे देखें, कमर जहां की पैदाइश
ताल्लुक सूबा बिहार के किस जिले से हुई है? सूबा मतलब कि एक तरीका से रियासत, किस रियासत के जिले से हुई थे? तो ये समस्तीपुर थे। क्या नाम था? समस्तीपुर। तो कमर जहां जो पैदाइश है किस जिला में, बिहार के किस जिले से ताल्लुक रखते हैं? ये समस्तीपुर जिला से। किस जिले से कमर जहां ताल्लुक रखते हैं? समस्तीपुर जिले से रखते हैं। चौथा सवाल अगर देखा जाए, कमर जहां का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है? तो कमर जहां का अभी हम लोगों ने पढ़ा था कटी हुई साख। तो कटी हुई साख क्या एक अफसाना है जिसके मुसन्निफ जो है वो कमर जहां है। आगे देखिए, कमर जहां किस यूनिवर्सिटी में उस्ताद है? तो कमर जहां उस्ताद जो थे वो कहाँ थे? भागलपुर यूनिवर्सिटी में है। किस यूनिवर्सिटी में है? भागलपुर यूनिवर्सिटी में। कमर जहां किस यूनिवर्सिटी में उस्ताद है? तो भागलपुर यूनिवर्सिटी में। किस यूनिवर्सिटी में? भागलपुर यूनिवर्सिटी में। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं पांचवा टॉपिक हम लोगों को देख लेना है कि पांचवा टॉपिक हम लोगों का क्या है। तो पांचवा टॉपिक जैसा कि स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है कि अफसाना, यहाँ भी ये अफसाना है। ठीक है, अभी हम लोग फरार भी एक अफसाना था, कटी हुई साख एक अफसाना है ना। तो ये आपका अफसाना आसियाना भी एक अफसाना है। इसके जो मुसन्निफ है या शायर है जिसको हम कहते हैं निगार अजीम। क्या नाम है? निगार अजीम नाम है अफसाना, है ना। आसियाना के मुसन्निफ कौन है? अफसाना अफसाना आसियाना के, यानी आसियाना के जो अफसाना है वो उसका मुसन्निफ कौन है? तो निगार अजीम है। क्या नाम है? निगार अजीम। मुख्तसरीन सवाल के अंदर देखें, यहाँ पे पहला सवाल ये होगा कि निगार अजीम का असल नाम क्या है? तो निगार अजीम का असल नाम है मलका मेहर निगार। निगार अजीम का असल नाम क्या है? मलका मेहर निगार। मलका मेहर निगार। उसके बाद देखिए, निगार अजीम ने किस मौजू में एमए किया? निगार अजीम ने किस मौजू में एमए किया था? तो उर्दू में किया था, ड्राइंग के अंदर किया था और पेंटिंग के अंदर में एमए किया था। तो तीन सिचुएशन में किया था, यानी कि पहला उर्दू, दूसरा ड्राइंग हो गया, तीसरा पेंटिंग हो गया। तो ये तीन मौजू पे डॉक्टर निगार अजीम ने जो थे आपका मतलब निगार अजीम जो थे वो आपका क्या थे? एमए किए थे, है ना। क्या किए थे? एमए किए थे। किसमें? उर्दू, ड्राइंग और पेंटिंग के अंदर। ठीक है, तीन मौजू के ऊपर जो है वो मतलब एमए किए थे। आगे देखिए, तीसरा सवाल है यहाँ पे, ये निगार अजीम के अव्वलिन अफसानवी मजमुए का नाम क्या है? अव्वलिन का मतलब कि पहला, अव्वलिन का मतलब पहला, है ना। निगार अजीम के अव्वलिन अफसानवी मजमुए का नाम क्या है? तो अक्स है। क्या नाम है? अक्स। अक्स जो है आपका जो मजमुआ है, अफसाना मजमुआ, ये किसका है? तो निगार अजीम का है। आगे देखिए, यहाँ पे एक सवाल कि निगार अजीम का मजमुआ गहन, मजमुआ का क्या नाम है? गहन। तो गहन कब शाइल हुआ था? तो 1999 में। निगार अजीम का मजमुआ गहन कब शाइल हुआ था? तो 1999। कब शाइल हुआ था? 1999 में। ठीक है, उसके बाद देखिए, निगार अजीम के सफरनामा का नाम क्या है? तो निगार अजीम के सफरनामे का नाम है गर्द आवारगी। निगार अजीम के सफरनामे का नाम क्या है? गर्द आवारगी। निगार अजीम के सफरनामे का क्या नाम है? गर्द आवारगी। आगे देखिए, हम लोग देख लेते हैं, अब छठा टॉपिक देख लेते हैं। 6 नंबर का टॉपिक है यहाँ पे मजमून है। अब मजमून का नाम क्या? आलिम हिद्दत, है ना। तो आलिम हिद्दत ये एक माखूद है। माखूद का मतलब एक तरीका से जो खुद लिखा गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए, ये आ गया। अब इसका मुख्तसरीन सवालात देखें तो पहला है कि ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला है? तो ग्लोबल वार्मिंग जो है अगर देखा जाए कैसा मसला, तो ये एक संगीन मसला है। क्या है? संगीन मसला। ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला है? एक संगीन मसला है। उसके बाद देखिए, कार्बन डाइंग कार्बन डाइऑक्साइड किस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कितना इजाफा हुआ है, यानी कितना बढ़ोतरी हुआ है? तो 31% जो आपका 31% जो आपका क्या हुआ? बढ़ोतरी हुआ है। कार्बन डाइऑक्साइड में कितना फीसद इजाफा हुआ? तो 31% की क्या हुआ? वो इजाफा हुआ है। ठीक है, आगे देखिए, तीसरा सवाल यहाँ पे ये कह रहा है कि जमीन का दर्जा हरारत पिछले 100 वर्षों में कितना बढ़ गया है? तो जमीन का दर्जा हरारत जो है पिछले 100 वर्षों में 0.75 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है। जमीन का ये जो दर्जा हरारत था वो पिछले 100 वर्षों में कितना बढ़ गया है? तो ये आपका 0.75 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है। ठीक है, आगे देखिए, चौथा नंबर का बाल है ना, बालो ज्ञान कांग्रेस 2008 भारत के किस शहर में मनकनत हुआ था, यानी कि वहां पे किया गया था? तो 2008 में कांग्रेस का जो आपका हुआ था बालो ज्ञान, है ना, कांग्रेस का जो कॉन्फ्रेंस हुआ था, है ना,
2008 में तो भारत के किस शहर में हुआ था, तो है ना दीमापुर में हुआ था। कहाँ हुआ था? दीमापुर में। कहाँ हुआ था? दीमापुर में। तो भारत के किस शहर में हुआ था? दीमापुर में। कहाँ हुआ था? दीमापुर में। आगे देखिए यहाँ पे देखते हैं, पांचवा सवाल यहाँ पे ये है, क्योटो में ग्लोबल वार्मिंग कब हुई थी? तो क्योटो में जो ग्लोबल वार्मिंग जो हुआ था वो कब हुआ था? तो 2007 में हुआ था। तो क्योटो में ग्लोबल वार्मिंग कब हुआ था? 2007 के अंदर हुआ था। 2007 के अंदर क्योटो में ग्लोबल वार्मिंग कब हुआ था? 2007 के अंदर हुआ था। क्योटो में ग्लोबल वार्मिंग कब हुआ था? 2000। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं सातवां टॉपिक। सातवां टॉपिक हम लोगों का क्या कह रहा है, हम लोग अब यहाँ पे चलिए, तो सातवां टॉपिक में देखिए मजमून है, ये भी आपका मजमून है। मजमून का नाम है रिया। क्या नाम है? रिया। और इसके जो मुसन्निफ है वो सर सैयद अहमद खान है। तो रिया मजमून के मुसन्निफ कौन है? वो आपका क्या है? सर सैयद अहमद खान। मुख्तसरीन सवालात की अगर बात करें यहाँ पे, तो सबसे पहला सवाल होगा सर सैयद अहमद की पैदाइश कब हुई? तो सर सैयद अहमद जो पैदा हुए थे वो 1817 में पैदा हुए थे। 1817 में पैदा हुए थे। सवाल ये भी बन सकता है कि 1817 में कौन पैदा हुए थे? शबनम कमाली, सर सैयद अहमद खान, सहील इज़्ज़म आबादी, है ना, इनमें से कोई नहीं, एक से ज्यादा। ऐसे करके पूछ भी सकते हैं सवाल। इसलिए अच्छे तरीका से इसको मेमोराइज करके रखना कि 1877 में सर सैयद की पैदाइश हुई थी। चलिए दूसरा सवाल अगर देखें यहाँ पे, तो सर सैयद की वालदा, वालदा वालदा यानी कि माँ, माँ का नाम क्या था? तो इज्जतुल निसा बेगम। माँ का क्या नाम था? इज्जतुल निसा बेगम। सर सैयद की वालदा का नाम क्या था? इज्जतुल निसा बेगम। सर सैयद की वालदा का क्या नाम था? इज्जतुल निसा बेगम। सर सैयद की वालदा का क्या नाम था? इज्जतुल निसा बेगम। आगे देख लेते हैं हम तीसरा सवाल क्या कह रहा है। तीसरा सवाल ये कह रहे हैं सर सैयद की वफात कब हुई थी? तो सर सैयद की वफात जो हुई थी वो 1898 में हुआ था। सर सैयद की वफात कब हुई थी? 1898। 1898 सर सैयद कब पैदा हुए थे? 1817 में। वफात कब हुई? 1898 में। सर सैयद अहमद खान का कौन सा मजमून आपके निसाब में शामिल है? तो सर सैयद खान का जो मजमून जो निसाब में शामिल था ये आपका रिया है। तो रिया एक क्या है? एक मजमून है जो सर सैयद का लिखा हुआ है ना। चलिए आगे अब हम लोग यहाँ पे आठवां सीढ़ी पे चढ़ गए, यानी कि आधा इस बार मुकम्मल होने वाला है। मजमून, मजमून का नाम है अदब की पहचान। अदब की पहचान क्या है? एक मजमून है। अदब की पहचान क्या है? एक मजमून है। और इसके जो इस मजमून के जो अदब की पहचान के मुसन्निफ जो है डॉक्टर अब्दुल मगनी है। अदब की पहचान के मुसन्निफ कौन है? डॉक्टर अब्दुल मगनी है। मुख्तसरीन सवालात की अगर बात करें तो पहला सवाल यहाँ पे यह है कि निसाब में शामिल मजमून अदब की पहचान के मुसन्निफ निगार कौन है? तो मुसन्निफ निगार अदब के पहचान के कौन है? तो ये आपका कौन हो जाएगा? डॉक्टर अब्दुल मगनी। क्या हो जाएगा? डॉक्टर अब्दुल मगनी। ठीक है। तो ये आपका अदब की पहचान क्या है? जो आप मजमून है उसके जो मजमून निगार कौन है? डॉक्टर अब्दुल मगनी है। आगे देखिए दूसरे नंबर पे पूछा ये गया है कि डॉक्टर अब्दुल मगनी है ना कब और कहाँ पैदा हुए थे? तो डॉक्टर अब्दुल मगनी जो थे बिहार के औरंगा है ना औरंगाबाद में, बिहार के औरंगाबाद में, बिहार के औरंगाबाद जिला में 1934 में हुए थे। अब देखिए पहले से पूछा गया कि डॉक्टर अब्दुल मगनी है ना, डॉक्टर अब्दुल मगनी जो थे कब और कब? तो 1934 में पैदा हुए। कहाँ पैदा हुए थे? औरंगाबाद जिला। औरंगाबाद जिला यानी बिहार के अंदर पैदा हुए थे। चलिए आगे देख लेते हैं हम यहाँ पे तीसरा सवाल जो यहाँ पे डॉक्टर अब्दुल मगनी की दो किताबों का नाम बताना है। तो डॉक्टर अब्दुल मगनी की दो किताब का नाम है, एक नाम है मयारो है ना इक़दाद इक़दार है ना, मयारो इक़दार। उसके बाद दूसरा है कि तस्कील जदीद। तो दो किताब का नाम यहाँ पे पूछा गया था। तो ये मयारो इक़दार किसकी किताब है? तो डॉक्टर अब्दुल मगनी की किताब है। तस्कील जदीद किसकी किताब है? डॉक्टर अब्दुल मगनी की किताब का नाम है। ठीक है। आगे देखिए चौथा सवाल कह रहा है कि डॉक्टर अब्दुल मगनी ने किस मदरसे में किस मदरसे में कहाँ तक तालीम हासिल की थी? सबसे पहले तो पूछा कि डॉक्टर अब्दुल मगनी किस मदरसे में, नंबर एक। दूसरा सवाल इसी के अंदर था कि कहाँ तक तालीम हासिल किया? तो मदरसा का नाम था मदरसा शम्स एलाई है ना, से आलिम की सनद हासिल की थी। सनद मतलब डिग्री है ना, आलिम की जो आपका डिग्री था वो किया था। कहाँ से? मदरसा शम्स इलाहा है ना,
तो मदरसा शम्स इलाहा से जो आपका जो थे डॉक्टर अब्दुल मगनी ने आलिम की जो सनद यानी कि डिग्री हासिल किया था। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं 5वां नंबर का सवाल क्या है। 5वां नंबर का सवाल क्या कह रहा है कि 5वां नंबर में ये बोला कि डॉक्टर अब्दुल मगनी ने अपनी मुलाजमत का आगाज किस कॉलेज से किया था। तो डॉक्टर अब्दुल मगनी जो थे अपनी मुलाजमत का जो आगाज जो था वो अंग्रेजी के लेक्चर के हैसियत से पटना यूनिवर्सिटी के पटना कॉलेज से किया था, है ना। तो वैसे तो यहाँ पे सवाल ये था कि अपनी मुलाजमत का आगाज किस कॉलेज से किया था, तो पटना कॉलेज से। तो पटना कॉलेज यानी कि पटना यूनिवर्सिटी में जो पटना कॉलेज है वहीं से किया था, और ये जो थे अंग्रेजी के लेक्चर के हैसियत से उसमें ज्वाइनिंग लिए थे। चलिए हमने आधा क्वेश्चन यहाँ पे से मैंने मतलब कि आधा टॉपिक यानी कि आज का 16 टॉपिक में से 8 टॉपिक क्लियर हो चुका, 8 टॉपिक बचा हुआ है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मजमून, मजमून क्या नाम है, हिंदुस्तान आइन के मयार, है ना। उसके बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ये माखूद है। ठीक है, ये क्या है, माखूद है। चलिए उसके बाद देखिए अब सवाल यहाँ पे देख लेते हैं। सवाल क्या कह रहा है मुख्तसरीन सवाल के अंदर कि भीमराव अंबेडकर की पैदाइश कब, पहले तो पूछा कब, दूसरा पूछेगा क्या कहाँ। तो 14 अप्रैल 1891 में यानी ये हुआ, है ना, को महो सेंट्रल इंडिया में, है ना, महो महो सेंट्रल इंडिया में, मोहल सेंट्रल इंडिया में हुआ था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पैदाइश। ठीक है, कब हुआ था, तो 14 अप्रैल 1891 में। कहाँ हुआ था, तो मोहो सेंट्रल इंडिया में। आगे चलिए देख रहे दूसरा नंबर का, भीमराव अंबेडकर के वालिदैन का नाम क्या था। वालिदैन के अंदर यानी एक वालिद का भी नाम आता और वालदा का भी, यानी कि माँ बाप दोनों का नाम आता। तो भीमराव अंबेडकर के वालिदैन का नाम क्या था, तो अब देखिए राम जी मालू जी, है ना, सकपाल। तो ये आपके वालिद का नाम था, और वालदा का नाम क्या था, भीमबाई। तो भीमराव अंबेडकर के वालिद का नाम क्या था, रामजी मालूजी सकपाल, और वालदा का नाम क्या था, भीमबाई। क्या नाम था, भीमबाई। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे तीसरा नंबर का सवाल क्या कह रहा, थोड़ा लेन, हाँ चलिए तीसरा नंबर का सवाल क्या कह रहा कि भीमराव के वालिद फौज में किस ओहदे से सबक दुरुस्त हुए थे। तो भीमराव के वालिद जो थे जिसका नाम था रामजी मालूजी सकपाल, ये जो फौज के किस ओहदे से जो सबक दुरुस्त हुए थे, तो ये आपका मेजर के, किसके, मेजर के, किसके, मेजर के, मेजर के। चौथा सवाल देखा जाए तो भीमराव की शादी किस उम्र में और किससे हुई थी। तो भीमराव की शादी जो थी वो 14 वर्ष की उम्र में हुई थी। सवाल पहले के अंदर क्या था, भीमराव अंबेडकर की शादी किस उम्र में हुई, तो किस उम्र में, 14 वर्ष की उम्र में हुई, है ना। 14 वर्ष की उम्र में 9 वर्ष की लड़की रामाबाई से हुई थी। उस समय जो भीमबाई की जो उम्र थी, तो वो भीमराव अंबेडकर की जो आपका जो उम्र था जिस वक्त शादी हुई थी, तो 14 वर्ष था, और उसकी जो बीबी का जो उम्र था वो 9 वर्ष थी, और उसकी बीबी का नाम क्या था, रामाबाई, है ना। तो भीमराव अंबेडकर की बीबी का नाम क्या है, रामाबाई। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं पांचवा सवाल देख लेते हैं। पांचवा सवाल है कि बीए करने के लिए भीमराव ने किस कॉलेज में दाखिला लिया था। तो बीए करने के लिए भीमराव डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस कॉलेज में लिए थे, तो स्टेफेंस कॉलेज के अंदर लिए थे। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। छठा नंबर का सवाल यहाँ पे ये है, छठा नंबर में क्या है कि बौद्ध मजहब में निर्वाण का क्या तस्वुर है। तो बुद्ध मजहब में निर्वाण का तस्वुर जो है, यानी कि बौद्ध मजहब के अंदर में क्या होता है कि मानने वाले के लिए किसी के मर जाने के वाकया को निर्वाण कहा जाता है। तो ये बुद्ध मजहब से, ये जो निर्वाण का जो ताल्लुक है किस मजहब से, तो बौद्ध मजहब से है। और इसके मान ये होता है कि जब मर जाता है कोई तो उसके वाकया को कहा जाता है निर्वाण कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देख लेते हैं 10वां पॉइंट में क्या कह रहा है। 10वां नंबर में मजमून ही 10वां में भी है, उर्दू ड्रामा निगारी और आगा हश्र, उर्दू ड्रामा निगारी और आगा हश्र प्रोफेसर लुत्फुर रहमान, है ना। तो ये एक मजमून है और जिसका नाम है उर्दू ड्रामा निगारी और आगा हश्र, जिसके जो किसने लिखा था, प्रोफेसर लुत्फुर रहमान। मुख्तसरीन सवालात की अगर बात करें यहाँ पे, तो पहला सवाल है कि लुत्फुर रहमान की पैदाइश कब हुई, है ना, और कहाँ हुई। तो ये जो हुआ था 1941 में हुआ था। कब हुआ था, 1941 में। कहाँ हुआ था, तो छपरा जिला के बनियारपुर कस्बा में हुआ था। छपरा जिला के बनियारपुर कस्बा के अंदर आपका जो है क्या हुआ था पैदा हुए थे, है ना। लुत्फुर रहमान कहाँ कब पैदा हुए थे, 1941 में। कहाँ, छपरा जिला के बनियारपुर कस्बा में। आगे देखिए लुत्फुर रहमान किस पार्टी के वजीर और एमएलए रहे।
किस पार्टी के जो थे वजीर थे और एमएलए थे? तो राष्ट्रीय जनता दल की सरकार में थे। ठीक है, चलिए एमएलए थे किस वजह है ना वजीर बने थे, तो राष्ट्रीय जनता दल का जब जो सरकार थी तो उस समय क्या थे, एमएलए बने थे और वो पार्टी से जुड़े हुए थे। कौन? लुत्फुर रहमान, डॉक्टर लुत्फुर रहमान। अब आगे देखिए, लुत्फुर रहमान के किसी दो किताब का नाम बताना। तो लुत्फुर रहमान की दो किताब का नाम अगर बात करें तो जदीदियत की, है ना, और हिमालियत, जदीदियत की हिमालियत और नक्द निगाह, है ना, नक्द निगाह। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। चौथा सवाल कह रहा है कि आगा हसर के किसी एक ड्रामे का नाम लिखे। तो आगा हसर के किसी एक ड्रामे का नाम क्या है? रुस्तम और सोहराब। आगा हसर के किसी एक ड्रामे का क्या नाम है? रुस्तम और सोहराब, है ना। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है 5 नंबर में क्या कह रहा है 5 नंबर में कह रहा है कि सवाल ये कह रहा है, सवाल कि ड्रामा की तकमील का लाजमी आंसर क्या है? तो ड्रामा की तकमील का लाजमी आंसर क्या है? तो स्टेज है ना, स्टेज है। क्या है? स्टेज है। तो ड्रामा की तकमील का लाजमी आंसर क्या था? तो ये स्टेज है। क्या है? स्टेज है। चलिए अब हम लोग चले आए 11 नंबर टॉपिक पे। टोटल हम लोगों को 16 टॉपिक कर रहा है। अब मात्र हम लोगों के पास 10 हो चुका, 6 टॉपिक बचा हुआ था। ये यहाँ पे से चलिए, ये भी मजमून है आर्यभट्ट और तेलंगाना, है ना, आर्यभट्ट और तेलंगाना ये भी माखूद है। और उसके बाद जाके पहले से मुख्तरसन सवाल की बात करें यहाँ पे, तो आर्यभट्ट की पैदाइश कहाँ हुई थी? तो आर्यभट्ट की पैदाइश बिहार में हुई थी। पहला बात तो ये, आर्यभट्ट कहाँ पैदा हुए थे? तो बिहार में। आर्यभट्ट ने अपना तजुर्बागाह कहाँ कायम किया था? तो आर्यभट्ट ने अपना तजुर्बागाह तेलंगाना में कायम किया था। ठीक है, आर्यभट्ट ने अपना तजुर्बागाह कहाँ कायम किया था? तो तेलंगाना के अंदर कायम किया था। उसके बाद देखिए कि हिंदुस्तान में गुप्त दौर को कैसा दौर कहा गया है? तो हिंदुस्तान में गुप्त दौर को सुनहरा दौर कहा गया। हिंदुस्तान में गुप्त दौर को कैसा दौर कहा गया है? तो सुनहरा दौर कहा गया है। उसके बाद देखिए आर्यभट्ट का ताल्लुक किस ओहदे से था? तो आर्यभट्ट का जो ताल्लुक था वो है ना गुप्त ओहदे से था, है ना। किस ओहदे से था? गुप्त ओहदे से था। ठीक है, आर्यभट्ट का ताल्लुक किस ओहदे से था? गुप्त ओहदे से था। ठीक है, चलिए आगे देख लीजिए। यहाँ पे 5वां नंबर का सवाल कहा जा रहा है, आर्यभट्ट ने किस साइंसदान की रहनुमाई की थी? तो आर्यभट्ट ने किस साइंसदान की रहनुमाई की थी? तो पाइथागोरस पर में जो थे, यानी पाइथागोरस की साइंसदान की रहनुमा की थी, है ना। तो आर्यभट्ट ने किस साइंसदान की रहनुमाई की थी? तो पाइथागोरस, है ना। तो पाइथागोरस साइंसदान जो थे उसकी रहनुमा किया था। अब हम लोग अगला देख लेते हैं 12 नंबर का। हम लोगों ने 11 नंबर तक कर लिए हैं, अब हम लोग 12 नंबर का देख लेते हैं। तो 12 नंबर में है नाबिल, फमीदा और मंझली बेटी हमीदा की गुफ्तगू। नाबिल का क्या नाम है? फमीदा और मंझली बेटी हमीदा की गुफ्तगू, डिप्टी नजीर अहमद। ठीक है, चलिए मुख्तसरी सवाल के अंदर देखें तो नजीर अहमद कब, पहले तो पूछा कब, 6 दिसंबर 1836 को पैदा हुए। कहाँ पैदा हुए? तो जिला बजनौरपुर के अफजलगढ़ में, है ना, जिला बजनौरपुर के अफजलगढ़ में। ठीक है, जो आपका यूपी के अंदर है। ठीक है, चलिए नजीर अहमद का कब पैदा हुए थे? तो 6 दिसंबर 1836 के अंदर। और कहाँ पैदा हुए थे? जिला बजनौरपुर के अफजलगढ़ में, जिला बजनौरपुर के अफजलगढ़ में। चलिए अगला देख लेते हैं, दूसरा नंबर का सवाल क्या कह रहा है। दूसरा नंबर का सवाल कह रहा है कि नजीर अहमद के किसी दो नाविल का नाम लिखे। तो नजीर अहमद के किसी दो नाविल का नाम, एक का नाम है मुड़तुल उरूस और दूसरे का नाम है तबुतुल नसू। ठीक है, तो ये नजीर अहमद के दो किताबों का नाम क्या है? दो नाविलों का नाम, एक का नाम है मुड़तुल उरूस, दूसरे का नाम है तबुतुल नसू। ठीक है, चलिए तो ये जो मुड़तुल उरूस और तबुतुल नसू जो है किसकी नाविल का ये नाविल है? तो ये नजीर अहमद का। अब देखिए फमीदा और हमीदा नसूह की कौन थी? तो फमीदा और हमीदा नसूह की कौन थी? तो फमीदा नसूह की बीवी थी, फमीदा नसूह की बीवी थी और हमीदा उनकी बेटी थी। ठीक है, फमीदा और हमीदा नसूह की कौन थी? तो फमीदा जो थी नसूह की बीवी थी और हमीदा जो थी हमीदा क्या थी? बेटी थी। तो नसूह की बीवी का नाम क्या था? फमीदा और बेटी का नाम था हमीदा। चलिए अगला देख लेते हैं, चौथा नंबर का सवाल। नजीर अहमद में नजीर अहमद ने किस नजीर अहमद ने किसकी तालीम व तरबियत के लिए नाविल लिखे थे? तो किसकी तालीम व तरबियत के लिए जो नजीर अहमद तालीम लिखे थे? तो अपने बच्चों की तालीम व तरबियत के लिए। किसके लिए? बच्चों की तालीम व तरबियत के लिए जो थे
वो नाविल लिखे थे। अपने बच्चों की तालीम व तरबियत के लिए क्या लिखे थे? एक नाविल लिखे थे। नजीर अहमद किसकी तालीम व तरबियत के लिए एक नाविल लिखे थे? तो नजीर अहमद जो थे अपने बच्चों की तालीम व तरबियत के लिए एक नाविल लिखे थे। जे निसाब नाविल के इक्तबास से दो किरदारों के नाम बताए। यानी कि जो ये जो नाविल है, नाविल अभी क्या था? फमीदा और मजली बेटी हमीदा की गुफ्तगू, यही था ना। तो उसमें से दो किरदार का नाम बोला गया था, तो दो किरदार तो आइए गया, एक तो का हमीदा, दूसरा ये फमीदा हमीदा आपका हो गया चल के। ठीक है, तो ये नाबिल था। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं, 12 नंबर तक हो गया, 4 बचा हुआ है। 13 नंबर का हम लोग देख लेते हैं, मकतूब निगारी। मकतूब निगारी है ना, मकतूब निगारी का क्या नाम है यहाँ पे? सैयद शाह करामत हसीन करामत हिमदानी के नाम। सैयद शाह करामत हसीन करामत हमदानी के नाम। ठीक है, और ये इसको किसने लिखा था? तो असदुल्ला खान गालिब। किसने लिखा था? असदुल्ला खान गालिब, असदुल्ला खान गालिब। ठीक है, गालिब अपना तखल्लुस लगाते थे ना, असद पहले असद फिर जाके गालिब। चलिए मुख्तसरीन सवालात। गालिब की सन पैदाइश, तो गालिब की सन पैदाइश देखा जाए तो 22 दिसंबर 1797, 22 दिसंबर 1797, 22 दिसंबर 1797 में, 22 दिसंबर 1797 गालिब की सन पैदाइश 22 दिसंबर 1797। चलिए गालिब कहाँ पैदा हुए थे? तो गालिब आगरा में पैदा हुए थे। गालिब कहाँ पैदा हुए थे? तो गालिब आगरा में पैदा हुए थे। गालिब के खतूत के किसी एक मजमुए का नाम, तो गालिब के खतूत के एक मजमुए का नाम था उर्दू मौला। उर्दू मौला किसके खतूत का मजमुआ है? तो गालिब के खतूत का मजमुआ है। उसके बाद देखिए गालिब ने कुल कितने खतूत लिखे थे? तो तकरीबन जो ये 900 खतूत लिखे थे। तो गालिब जो तकरीबन कितने खतूत लिखे थे? तकरीबन 900। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं 14 नंबर का, तो ये भी मकतूब निगारी है। तो मकतूब निगारी क्या नाम था? अपनी बेटी सगरिया के नाम। ये अपना एक मकतूब लिखा था, जिसको हम लोग बात कर लेंगे नाविल क्या होता है, ये आपका मकतूब निगारी क्या होता है, मजमून क्या होता है, उसके ऊपर भी एक टॉपिक, एक क्लास अच्छे तरीका से दे दिया जाएगा। ठीक है, तो मकतूब निगारी अपनी बेटी सगरिया के नाम, तो अब्दुल गफूर शहबाज है ना। तो मकतूब ये अपनी बेटी सगरिया के नाम जो मकतूब किसने लिखा था? तो अब्दुल गफूर शहबाज ने लिखा था। ठीक है, मुख्तसरीन सवालत के, शहबाज की पैदाइश कब और कहाँ हुई? तो शहबाज की पैदाइश देखा जाए तो 1860 में। कहाँ हुआ था? बिहार के बाढ़ जिला में। बिहार का जो एक बाढ़ जिला है वहीं पे हुआ था। ठीक है, शहबाज की पैदाइश 1860 बिहार के बाढ़ जिला। चलिए उसके बाद है कि शहबाज की कितनी शादियां हुई और उनकी बीवियों के नाम क्या है? तो शहबाज की देखिए 2 शादियां हुई। पहली का नाम था शमसुल निसा खातून। उसके बाद देखिए दूसरी का नाम था अशरफ अशरफुल निसा, है ना, अशरफुल निसा, है ना। तो ये आपका क्या था? दूसरी बीवी का नाम था, है ना। तो शहबाज की 2 शादियां हुई थी। पहली शादी जो हुआ था यानी पहली बीवी का नाम था शमसुल निसा खातून। उसके बाद जाके दूसरी बीवी का नाम था अशरफुल निसा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं हम। तीसरा सवाल क्या कह रहा है? इस यहाँ पे होना चाहिए शहबाज, है ना, शहबाज। शहबाज की 2 किताबों के नाम बताना है। तो शहबाज के 2 किताब का नाम में एक किताब का कलियात नजीर अकबर आबादी। एक किताब का नाम क्या है? कलियात नजीर अकबर आबादी। दूसरे किताब खुदा की रहमत। ठीक है, पहले किताब यहाँ पे दे दिए। दो किताब का नाम पूछा गया था, कलियात नजीर अकबर आबादी और दूसरा था खुदा की रहमत। चलिए आगे चौथा सवाल है कि शहबाज ने शायरी में किस शायरा की तकलीद की थी? तो जो शायरी जो करते थे उसमें किस शायरा के, यानी कि जो बहुत से जो एक तरीका से शायरी के जो उस्ताद जो हुए, तो उससे अब किसका मतलब, बहुत से शायर है ना, तो शायर की जमा शायरा, है ना, जो उसको मतलब करते हैं। तो उसी ने पूछा कि तकरीर किसकी की थी? तो नजीर अकबरुल्लाह आबादी और लुत्फुर रहमान अल्ताफ हसीन हाली। तो 2 ठो के बारे में, है ना। तो यहाँ पे शहबाज ने शायरी में किस शायरा की तकलीद की थी, है ना। तो किसकी तकलीद की थी? तो नजीर अकबरुल्लाह आबादी और अल्ताफ हसीन हाली। तो जो शायरा थे, 2 शायरा थे, एक नजीर अकबर आबादी और दूसरा क्या था? अल्ताफ हसीन हाली। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला ये करा कि शहबाज
शहबाज में शामिल निसाब मकतूब में जिस बच्ची को मुखातिब किया गया था उसका नाम क्या था। यानी शहबाज जो मकतूब जो लिखे थे तो उसमें एक बच्ची को मुखातिब किया गया था, उस बच्ची का क्या नाम था, तो सगरिया नाम था। क्या नाम था, सगरिया। क्या नाम था, सगरिया। चलिए अब हम लोग के पास 2 टॉपिक बचा हुआ है। हम लोगों ने 14 टॉपिक तक कर लिया गया यहाँ पे मुख्तसरीन और मारूजी सवालात में। अभी तक तो मेरे ख्याल से सब हर जगह मुख्तसरीन सवालात ही दिखा, लेकिन आने सेकंड पार्ट में शायद वहाँ पे 2-4 टॉपिक में जो मारूजी सवालात भी दिया हुआ, नहीं तो सब में मुख्तसरीन सवालात पहले दिया हुआ था, उसको हम लोग क्लियर कर रहे हैं। मकतूब निगारी, यहाँ भी मकतूब निगारी है ना। मौलवी सैयद मकबूल अहमद हम समदानी के नाम, ठीक है, ये मेहदी अफादी ने लिखे थे। क्या लिखे थे ये जो मकतूब किसने लिखा था, मेहदी अफादी ने। सवाल यहाँ पे ये मुख्तसर सवाल है कि मेहदी अफादी कब और कहाँ पैदा हुए थे। तो मेहदी अफादी जो थे 1828 में पैदा हुए थे, है ना। तो कहाँ पैदा हुए थे, जरामीन है ना, जरा में, है ना, गोरखपुर में हुए थे, है ना, गोरखपुर में पैदा हुए थे। गोरखपुर आपका यूपी के अंदर है ना। तो मेहदी अफादी आपका कहाँ पैदा हुए थे, गोरखपुर में। चलिए कब हुए थे, 1828 में। आगे थे मेहदी अफादी। मेहदी अफादी ने कितनी शादियां की थी, तो मेहदी अफादी ने 3 शादियां की थी। मेहदी अफादी ने कितनी शादियां की थी, तो मेहदी अफादी ने 3 शादियां की थी। आगे की मेहदी अफादी को उर्दू के अलावा किन की जबानों में महारत हासिल थी, तो मेहदी अफादी को उर्दू के अलावा अंग्रेजी जबान और फारसी जबान में महारत हासिल थी। मेहदी अफादी को उर्दू के अलावा जो थे अंग्रेजी और फारसी जबान में महारत हासिल थी। आगे हम लोग देखें यहाँ पे मेहदी अफादी की बेगम का नाम क्या था। बेगम यहाँ पे एक तरीका से बीबी को इंडिकेट किया गया, उसी के लिए ये लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है ना। और किस नाम से मशहूर हुए, यानी उसकी जो जो बीबी थी, बीबी का नाम क्या था और वो उसकी बीबी किस नाम से मशहूर थी। तो इसका नाम था अजीमुन निसा, है ना, अजीमुन निसा, है ना। और ये जो मशहूर हुए थे बेगम मेहदी के नाम से मशहूर हुए थे, है ना। तो उसके अब मेहदी अफादी की बीबी का नाम था अजीमुन निसा, है ना। और ये जो मशहूर हुई थी बेगम मेहदी के नाम से मशहूर हुई थी, बेगम मेहदी के नाम से। आगे देखिए मेहदी अफादी का असल नाम क्या है, तो मेहदी अफादी का असल नाम था मेहदी हसन। मेहदी अफादी का असल नाम क्या था, मेहदी हसन। मेहदी अफादी का असल नाम क्या था, मेहदी हसन। ठीक है। चलिए ये सेशन का लिए लास्ट आपका है, यहाँ पे हम लोगों ने आखिरी सीढ़ी पे हम लोग आ गए हैं। ठीक है, आज की क्लास के इंटरव्यू। तो इंटरव्यू भी एक आपका दिया गया था, जो भेदी से इंटरव्यू, यानी वेदी से है ना इंटरव्यू। तो राजेंद्र सिंह वेदी, है ना, वेदी से इंटरव्यू के मुसन्निफ कौन है, तो राजेंद्र सिंह वेदी। चलिए अब देख लेते हैं यहाँ पे मुख्तसरीन सवालात के अंदर जो कह रहा, इंटरव्यू लेने वाले का नाम क्या था। तो इंटरव्यू लेने वाले का नाम असमत चगताई और फैयाज रफत है। इंटरव्यू लेने वाले का नाम क्या था, असमत चगताई और फैयाज रफत। उसके बाद देखिए किसका इंटरव्यू लिया गया था, तो राजेंद्र सिंह वेदी का इंटरव्यू लिया गया था। किसका इंटरव्यू लिया गया था, राजेंद्र सिंह वेदी का इंटरव्यू लिया गया था। किसका, राजेंद्र सिंह वेदी का। उसके बाद देखिए आपका सवाल है तीसरा में, राजेंद्र सिंह वेदी किस शहर में पैदा हुए थे। तो राजेंद्र सिंह जो वेदी जो थे वो लाहौर में पैदा हुए थे, लाहौर पाकिस्तान, है ना। राजेंद्र सिंह वेदी किस शहर में पैदा हुए थे, लाहौर पाकिस्तान के अंदर। चलिए राजेंद्र सिंह वेदी के पहले अफसाने का नाम क्या था, तो राजेंद्र सिंह वेदी के पहले अफसाने का नाम था महारानी का तोहफा। राजेंद्र सिंह वेदी के पहले के अफसाने का नाम क्या था, महारानी का तोहफा। उसके बाद देखिए राजेंद्र सिंह वेदी की मौत कब हुई थी, तो राजेंद्र सिंह वेदी की मौत जो थी 1 नवंबर 1984 में हुआ था। राजेंद्र सिंह वेदी की मौत कब हुई थी, तो 1 नवंबर 1984। राजेंद्र सिंह वेदी की मौत कब हुई, 1 नवंबर 1984। ये था टोटल आप लोगों का, मैंने जो बताया क्लास 10th का बुक था जिसका नाम था दरख्सा, दरख्सा, है ना। तो दरख्सा क्लास 10th का जो आपका एस सी आर टी बुक का था। टोटल इसमें जो है 31 को आपको शायरा का नाम दिया हुआ था, अदीब का। तो मैंने इसको 2 पार्ट में बांट के 16 या 15 कर दिया। तो पहला पार्ट आप लोगों को यहाँ पे जो आप लोगों को इस क्लास में मिल गया, दूसरा नेक्स्ट पार्ट आप लोग कमेंट्स करके बताना है कि नेक्स्ट पार्ट कराऊं या नहीं कराऊं।
तो यस, अगर आप नेक्स्ट पार्ट इसका चाहिए, पार्ट 2 चाहिए, तो आपको वहाँ पे लिखना है पार्ट 2। पार्ट 2 चाहिए तो वहाँ पे इस वीडियो के कमेंट्स के सेशन के अंदर में आपको लिखना पड़ेगा वहाँ पे पार्ट 2। तो आपको वहाँ पे दूसरा क्लास अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है। इसी तरीका से आपको क्लास 9th का भी मिलेगा, इसी तरीका से 11th का भी मिलेगा, इसी के एक तरीका से आपको 12 का मिलेगा। तो हमको यहाँ पे कई तरीका से इसको जो हमको क्या करना है, सिर्फ ऐसा नहीं है कि हाँ क्वेश्चन आंसर ही मतलब कि एक ही बार पढ़ के उसको निकाल देना या खाली प्रैक्टिस करें, नहीं। हमको क्या करना है कि बुक का जो पढ़ना है ना, तो बुक को कई कैटेगरी में बांटना है। पहले हम लोग को बांट के चलेंगे, कैसे, किस तरीका से, तो चलिए पहले हम बांट के यहाँ पे चल रहे हैं माजूरी और मुख्तसरीन सवालात का। फिर उसके बाद हम लोग बांट के कहाँ से चलेंगे कि अब तक जितना भी मतलब कि मतलब कि हालात जिंदगी के बारे में देख लेते हैं, जिसके बारे में हालात जिंदगी। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद देखेंगे हम लोग क्या देखेंगे, तब एक बार देखेंगे वहाँ पे हालात जिंदगी आ जाएगा। तो हालात जिंदगी के अंदर भी एक मेन टॉपिक आपको लेके वहाँ पे बताना पड़ेगा। तो आपको लेके आएंगे सेशन, तो आपको वहाँ पे से जाहिर भी और अच्छे तरीका से हो जाएगा किस तरीका से करना है। तो वो आपको ताकि कंटेंट भी ज़्यादा मिल जाए, और दूसरी बात है कि आपको सवाल भी उसमें ज़्यादा हो, कंटेंट कम हो सवाल ज़्यादा हो, ठीक है। तो उस बेस पे बना के मैं यहाँ पे आप लोग को बताऊंगा, ठीक है। अब फिर उसके बाद जाके हम लोगों को क्या करना है कि इक्तबास जितना भी पूछा गया ना इक्तबास, तो फिर एक सेशन बना देंगे कि हाँ इक्तबास को पढ़ना है, तो इक्तबास वाला सेशन बना के एक बार पढ़ लेंगे, है ना। तो ये इस तरीका से आपका तो टॉपिक वाइज पढ़ के कि ये आपका हाँ एक दिन में एससीईआरटी बुक वाला काम कर रहा है। और जब प्रैक्टिस होगा तो उसमें से इसमें से सवाल जाएगा बेजाबते, हम यहाँ पे से क्या करेंगे, सवाल लेके चलेंगे। 40 क्वेश्चन मान लिया बुक से ले लिया, और उसके बाद जाके 10 क्वेश्चन जो आपका ग्रामर से ले लेंगे, तो टोटल बन गया 50 क्वेश्चन। अब 50 क्वेश्चन में आपका जो रहेगा, तो वहाँ पे कोशिश करेंगे कि जितना 4 गो ऑप्शन है, तो 4 गो 5 गो जो ऑप्शन है, तो ऑप्शन को भी क्लियर करने का। अगर लेंदी वीडियो बनेगा तो फिर वहाँ पे देख तो वीडियो पहले बना के देंगे 4 गो ऑप्शन को क्लियर करके। अगर लेंदी बनेगा तो अगर पहला वीडियो में अगर मिलेगा प्यार कि नहीं हाँ इस तरीका से किया जाए, तो 4 ऑप्शन को क्लियर करते हुए लिख लेंगे वहाँ पे। तो टेंशन नहीं लेना है, वहाँ पे मैं आप लोगों को अच्छे तरीका से मतलब कि अपना जो एक्सपीरियंस है वो मैं आप लोगों के पास शेयर करूंगा, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। तो आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए भी कोई दिक्कत नहीं है। इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, मेरे टेलीग्राम चैनल से आपको जुड़ जाना है, तो वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। तो ये था आज के लिए जो क्लास आप लोग को दिया गया, कैसा लगा कमेंट सेक्शन में आप लोग बता सकते हैं। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप क्या करना है, उसको सब्सक्राइब कर ले, दोस्तों में शेयर और लाइक कमेंट्स करना ना भूले, ठीक है। शुक्रिया, फिर मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही।